Okay, so let's start class 11, physics chapter number 5, that is laws of motion. So what we have learned in chapter number 3 and 4, in chapter number 3 and 4 we learned about the motion. First we learned about the motion in one dimension or motion in a straight line. Then we learned about the motion in a plane in the chapter number 4. Right, in both the chapters we were not concerning about the cause of motion. We were just talking about the motion, that motion is taking place. Along with that motion some velocity is there, some acceleration is there. Okay, but we were not worrying about the reason behind the motion, why the motion is taking place. Okay, so that answer, the motion reason, or you can say reason behind the motion. ओके कोई भी मोशन होने के पीछे का रीज़न क्या है वो बेसिकली हमें इस चैप्टर के अंदर पढ़ना है. देखो बेटा, आपका जो लॉज ऑफ मोशन चैप्टर है ना, इसके अंदर थियरी बहुत कम है, और जो थियरी है वो आप पढ़ चुके हो ऑलरेडी स्टैंडर्ड 9th के अंदर. न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, सेकंड लॉ ऑफ मोशन, थर्ड लॉ ऑफ मोशन, ये सब आप पढ़ चुके हो. आपको इस चैप्टर में जो मेन सीखना है ना वो है न्यूमेरिकल्स. राइट, कि फोर्स का कंसेप्ट जो है वो न्यूमेरिकल में किस तरह से यूज़ करना है वो इंपॉर्टेंट है. अदरवाइज जो लॉज है ना वो तो आपके आज ही सारे कवर हो जाएंगे एक साथ. बट जब न्यूमेरिकल करेंगे तो इसके बहुत सारे अलग अलग टाइप के न्यूमेरिकल्स हमें सॉल्व करने रहेंगे. ओके, चलिए तो सबसे पहले मैं आपका ज़्यादा टाइम नहीं लेने वाला हूँ. फोर्स. ओके, व्हाट इज फोर्स? सो आई कैन से फोर्स इज सम एक्सटर्नल एजेंसी. फोर्स इज सम एक्सटर्नल एजेंसी विच कैन चेंज द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट. दैट मीन्स इट कैन मूव और इट कैन ब्रिंग स्टेशनरी ऑब्जेक्ट टू मोशन, और इट कैन चेंज द वेलोसिटी ऑफ द मूविंग ऑब्जेक्ट. फोर्स क्या कर सकता है बेटा? फोर्स जो है वो स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को मूव करा सकता है, और अगर ऑब्जेक्ट पहले से मोशन में है तो फोर्स क्या कर सकता है? उसका वेलोसिटी चेंज कर सकता है. क्या कर सकता है बेटा? फोर्स जो है वो उसका वेलोसिटी चेंज कर सकता है. तो हम सिंपली फोर्स को डिफाइन करेंगे कि इट इज एक्सटर्नल एजेंसी विच चेंज the state of motion of an object, which change the state of motion of an object. Right, okay, that means it can bring stationary object to motion, it can bring stationary object to motion, or can change velocity of the moving object. It can change velocity of moving object. Okay, so this is the very basic definition of the force. You can say that force कुछ ऐसी चीज़ है जो क्या कर सकता है? ऑब्जेक्ट के मोशन के स्टेट को बदल सकता है. दैट्स अ वेरी बेसिक थिंग. राइट, अब आपको एग्जाम्पल लेना है तो ले सकते हो बच्चों के. सपोज कोई बॉल स्टेशनरी पड़ा हुआ है, उसको अगर आप किक मारोगे तो बॉल विल कम इन मोशन. और अगर कोई बॉल ऑलरेडी मोशन में है और अगर आपको उसको रोकना है बॉल को, तो क्या करना पड़ेगा? आपको बॉल की मोशन के अगेंस्ट में फोर्स देना पड़ेगा. राइट, दैट आर समथिंग वेरी कॉमन जो आपको ऑलरेडी पता है, तो हम ज़्यादा उसके ऊपर टाइम पास नहीं करने वाले हैं. ठीक है, चलिए बच्चों, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द टाइप्स ऑफ फोर्स. फोर्स आर बेसिकली ऑफ टू टाइप्स. वन इज द कॉन्टैक्ट फोर्स, other is non-contact force. Non-contact force can also be called as field force. Non-contact force can also be called as what? Field force. Contact forces are those forces in which the body which is applying the force should be in the contact. राइट, जैसे कि एक बॉल पड़ा हुआ है, अगर उस बॉल को आपको मूवमेंट कराना है तो आपको डेफिनेटली उस बॉल के टच में आना पड़ेगा, उस बॉल के आपको कांटेक्ट में आना पड़ेगा, बॉल को आपको टच करके धक्का मारना पड़ेगा. राइट, तब जाके बॉल मूव होगा. मतलब दैट इज अ कांटेक्ट फोर्स. तो जो फोर्स आप कांटेक्ट में आके देने वाले हो, राइट, उसे कहेंगे कांटेक्ट फोर्स. एंड देयर आर सम फोर्सेस व्हिच यू कैन अप्लाई विदाउट एनी काइंड ऑफ द कांटेक्ट. जैसे कि अगर एक आयरन का पीस पड़ा है, अगर मुझे उसको मूव कराना है, आई विल जस्ट ब्रिंग द मैग्नेट नियर टू इट. It is not necessary to touch the magnet with the iron nail. No, just bring the magnet near to the iron nail. What will happen? It will automatically get attracted due to the magnetic field.
Similarly, electric field also apply the force on the object, you will learn in class 12. Similarly, gravitation field, किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर आप छोड़ोगे तो वो कहाँ जाएगा, नीचे ही जाने वाला है. ऑब्जेक्ट के नीचे जाने का पीछे का रीजन क्या है बच्चों, ग्रेविटी है. और ग्रेविटी जो है वो ऑब्जेक्ट के साथ डायरेक्ट टच में नहीं है. मैं जैसे ही ऑब्जेक्ट को छोड़ रहा हूँ, दिस ऑब्जेक्ट इज नॉट इन टच विद द अर्थ सरफेस, बट मैं जैसे ही छोड़ूंगा तो ग्रेविटी की वजह से वो नीचे जाने वाला है. सो दिस फोर्सेस will act on object without any contact and they are called as field forces, जैसे कि gravitation, then magnetic force और electric field force और फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड. दिस ऑल आर द नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस जहां पे आपको ऑब्जेक्ट के डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में आने का काम नहीं है. ठीक है, चलिए बच्चों, अब एक और ऐसा फोर्स है जो हमेशा हर जगह पे लगता ही लगता है, राइट. ओके, एंड दैट फोर्स इज फ्रिक्शन फोर्स. ओके, और अगर कोई ऑब्जेक्ट हवा में मूवमेंट कर रहा है तो उसको हवा की वजह से ड्रैग लगता है. क्या लगता है, हवा की वजह से ड्रैग लगता है, विस्कस ड्रैग, राइट. सो उसके बारे में लिखते हैं अगला स्लाइड हम, फ्रिक्शन फोर्स. तो फ्रिक्शन फोर्स इज अ फोर्स which act on surfaces in contact having relative motion. ओके, अगर दो कॉन्टैक्ट या दो सरफेस एक दूसरे के कांटेक्ट में है और अगर एक दूसरे के रिलेटिव मूवमेंट कर रहा है, जैसे कि आप दो हाथ को घिसोगे तो गर्मी उत्पन्न होती है ना, उसके पीछे का रीज़न क्या है, उसके पीछे का रीज़न है फ्रिक्शन फोर्स, क्योंकि दो सरफेस एक दूसरे के कांटेक्ट में है और रिलेटिव मोशन हो रहा है ना. सो बिकॉज ऑफ द फ्रिक्शन द हीट विल बी जनरेटेड. ओके, सिमिलरली अगर कोई बॉल को अगर आप मूव कराओगे, राइट, थोड़ा डिस्टेंस काटेगा, उसके बाद वो रुक जाएगा, इनफाइनाइट तक नहीं जाने वाला है. आफ्टर सम डिस्टेंस इट विल स्टॉप. सिमिलरली अगर आप बाइसिकल चला रहे हो, अगर आपने पैडलिंग करना बंद कर दिया तो you know that after covering some distance the bicycle is automatically going to stop, and this is all because of the friction. This is all because of what? Friction, right? So friction act on a surface in a contact which has a relative motion and it always oppose the motion. Friction का काम क्या है बच्चों? Friction always oppose the motion of object. Friction always oppose the motion of an object. फ्रिक्शन क्या करेगा, ऑलवेज ऑब्जेक्ट के मोशन को अपोज करने का काम करेगा, राइट. सिमिलरली हवा की वजह से भी लगता है. एयर ऑल्सो प्रोवाइड विस्कस ड्रैग फोर्स. एयर जो है ना वो भी प्रोवाइड करेगा विस्कस ड्रैग फोर्स. आपने देखा होगा अगर आप गाड़ी पे जा रहे हो ना तो जो हवाएं चलती है ना उसकी वजह से आपको फोर्स लगता है. ओके, एंड दैट इज कॉल्ड एज विस्कस ड्रैग फोर्स. क्या कहेंगे उसको, हम कहेंगे विस्कस ड्रैग फोर्स, राइट. ओके, चलिए इतना कॉपी करिए, फिर आगे लिखते हैं. चलिए बच्चे, वैसे तो जो काइनेमेटिक्स है पूरा, राइट, उसमें मेन जो साइंटिस्ट है वो न्यूटन है, बट न्यूटन के पहले भी एक दो साइंटिस्ट का नाम लेना है हमें. जैसे सबसे पहले एरिस्टोटल. ज़्यादा डिटेल में बात नहीं करेंगे, खाली इतना देखेंगे. एरिस्टोटल ने ऐसा कहा था कि अगर बॉडी को मोशन में रखना है तो अनबैलेंस एक्सटर्नल फोर्स चाहिए. क्या कहा था एरिस्टोटल ने, कि अगर बॉडी को मोशन बनाए रखना है तो अनबैलेंस्ड एक्सटर्नल फोर्स चाहिए. तो एरिस्टोटल ने कहा था कि एन एक्सटर्नल फोर्स इज रिक्वायर्ड टू कीप बॉडी इन मोशन. ऐसा कह दिया एरिस्टोटल ने, अगर किसी भी बॉडी को मोशन बनाए रखना है तो एक्सटर्नल फोर्स चाहिए ही चाहिए. अब ये जो है ना वो कंप्लीटली गलत स्टेटमेंट है. गलत स्टेटमेंट इसलिए है कि देखना बच्चों, क्या है वो, अगर मान लीजिए कि कोई कार्ट है, टॉय कार्ट इज देयर, ओके, एंड इफ सम चाइल्ड इज पुलिंग दिस टॉय कार्ट, right, some child is pulling this toy cart. Now what will happen, this child is definitely going to apply the effort. This child is definitely going to apply the effort, okay, and because the tires are in contact with the floor, the friction will also oppose the motion. Okay, so if the boy just want to continue the motion at the same rate, अगर ये बच्चा चाहता है कि कार्ट जो है वो सेम रेट से आगे आता है तो उसको क्या करना है, उसको खाली ये फ्रिक्शन को काउंटर अटैक करना है,
अगर बच्चा फ्रिक्शन को काउंटर अटैक कर लेगा एक्सटर्नल फोर्स से, तो कार जो है वो कंटिन्यूसली एक ही स्पीड में धीरे 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 वो आगे खींचते जाएगा, राइट। ओके, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे जो एक्सटर्नल फोर्स है ना, जो बच्चा अप्लाई कर रहा है, एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड बाय द चाइल्ड इज कैंसल्ड आउट ड्यू टू फ्रिक्शन। मतलब क्या हो गया, नेट फोर्स कितना हो गया, 0, बट स्टिल द कार्ट इज इन मोशन। नेट फोर्स 0 हो गया, बट स्टिल दैट कार्ट इज इन मोशन। तो एरिस्टोटल की बच गई बैंड। एरिस्टोटल बोला कि भाई ये तो समझ में नहीं आ रहा मुझे अब, क्योंकि एरिस्टोटल ने ऐसा कहा था कि अगर मोशन बनाए रखना है तो एक्सटर्नल फोर्स चाहिए। अब यहाँ पे तो क्या हो रहा है, मोशन को बनाए रखने के लिए बच्चा एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर रहा है, बट उसके सामने उतना ही सामने क्या लग रहा है, फ्रिक्शन लग रहा है। सो इफ द फ्रिक्शन एंड एक्सटर्नल फोर्स बोथ आर सेम, तो बोथ विल कैंसिल ईच अदर। तो नेट फोर्स कितना हो जाएगा भाई, 0 हो जाएगा। तो अगर नेट फोर्स 0 हो गया तो फिर ये कार्ट मोशन में नहीं होना चाहिए एज पर दिस एरिस्टोटल फैलेसी। एरिस्टोटल ने फैलेसी पे जाओगे तो अगर एक्सटर्नल फोर्स 0 हो गया तो मोशन नहीं होना चाहिए, बट यहाँ पे तो एक्सटर्नल फोर्स 0 है, तो भी कार्ट कैसा है बच्चों, मोशन में है। ओके, तो एरिस्टोटल का जो कंसेप्ट था वो पूरा गलत था। उसके पीछे का रीज़न यही है कि एरिस्टोटल ने फ्रिक्शन फोर्स कंसिडर नहीं किया था। When Aristotle gave this kind of the fallacy, he haven't considered the friction force or drag force. Okay, that is the main mistake behind the Aristotle's fallacy. Okay, so Aristotle didn't consider friction force and that is why he was wrong. चलिए बच्चों, अब इसके बाद आता है गैलीलियो। चलिए, गैलीलियो का एक्सपेरिमेंट आपने 9th स्टैंडर्ड में देखा ही होगा। गैलीलियो ने बहुत सिंपल सी बात कही बच्चों कि अगर कोई इंक्लाइन प्लेन है और इस इंक्लाइन प्लेन के ऊपर से आप बॉल को छोड़ोगे तो बॉल नीचे आते आते स्पीड अप होगा, मतलब बॉल जो है वो एक्सेलरेट होगा। इंक्लाइन प्लेन से नॉर्मल ऑब्जर्वेशन है, अगर कोई इंक्लाइन प्लेन है उसके ऊपर से आप मार्बल छोड़ोगे तो नीचे आता है तो वो एक्सेलरेट होता है। ओके, ऑन द अदर हैंड अगर उसी इंक्लाइन प्लेन पे कोई बॉल ऊपर जा रहा है तो धीरे धीरे उसका स्पीड क्या होने वाला है, कम होने वाला है, मतलब ये बॉल होगा डी एक्सेलरेट। क्या होगा बच्चों, ये जो बॉल है वो डी एक्सेलरेट होगा ऊपर जाते जाते, राइट। ओके, अगर हॉरिजॉन्टल प्लेन लिया जाए तो बॉल अगर नीचे आ रहा है तो एक्सेलरेट हो रहा है, बॉल ऊपर जा रहा है तो डी एक्सेलरेट हो रहा है। व्हाट इफ द बॉल इज मूविंग इन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन? तो गैलीलियो सजेस्टेड कि अगर बॉल हॉरिजॉन्टल प्लेन के ऊपर मूव कर रहा है तो उसका मोशन इन दोनों के इंटरमीडिएट होना चाहिए। इसका मतलब ना एक्सेलरेटेड होना चाहिए ना डी एक्सेलरेटेड होना चाहिए, इसका मतलब एक्सेलरेशन होना ही नहीं चाहिए, राइट। दैट मीन्स द बॉल शुड मूव विद अ यूनिफॉर्म वेलोसिटी बिकॉज एक्सेलरेशन नहीं होगा। तो दिस इज व्हाट सजेस्टेड बाय द गैलीलियो, right? If the ball is moving on a horizontal plane then it should keep on moving with a uniform velocity, but Galileo was smart enough, उसने ये statement दिया था कि friction नहीं है तो ये सही है। If there is no friction then the ball will keep on moving with a uniform velocity on a horizontal plane if there is no friction. Okay, so I will also mention here in absence of friction, ball moves with uniform velocity, okay, on horizontal plane. Ball moves with a uniform velocity on a horizontal plane in absence of a friction. इसके बाद गैलीलियो ने एक और एक्सपेरिमेंट किया, उसने इस तरह का इंक्लाइन प्लेन लिया, क्रॉस हो गया थोड़ा, सीधा करते हैं इसको। ओके, यहाँ से उसने एक ऑब्जेक्ट को छोड़ा, ही ऑब्जर्व दैट ऑब्जेक्ट जो है वो स्पीड अप होगा, यहाँ पे यूनिफॉर्म मोशन करेगा, यहाँ भी फ्रिक्शन नहीं है, इन एब्सेंट ऑफ फ्रिक्शन, राइट। धीरे धीरे यहाँ पे ऊपर चढ़ेगा एंड इट विल मूव अप टू द सेम इनिशियल हाइट, इट विल मूव अप टू द सेम इनिशियल हाइट, दिस इज व्हाट ही ऑब्जर्व्ड, राइट। अब उसने क्या किया, यहाँ का जो प्लेन है उसको थोड़ा कम इंक्लाइन कर दिया एंड ही मेड इट समव्हाट लाइक दिस, he made it somewhat like this. Again he observed the same thing, he is leaving the ball, ball will speed up, move uniformly, goes up, velocity decrease and it will reach again up to the same height, and this time you can see it is covering more distance, this time it is covering more distance to attain the initial height, क्योंकि यहाँ पे इंसिडेंट एंगल जो है वो कम कर दिया है, तो अगर उसको वापस सेम हाइट पे जाना है तो उसको ज़्यादा डिस्टेंस कवर करना है। ओके, एंड द थर्ड थिंग इज नाउ गैलीलियो सजेस्टेड और ही थॉट कि व्हाट इफ दिस प्लेन इज इंक्लाइन नहीं है, अगर ये प्लेन हॉरिजॉन्टल है तो क्या होगा।
सो अगर ये प्लेन हॉरिजॉन्टल है तो उसको कभी भी इनिशियल हाइट मिलने वाला ही नहीं है बॉल का, राइट। तो अगर इनिशियल हाइट नहीं मिल रहा है मतलब दिस बॉल विल कीप ऑन मूविंग अप टू द इनफाइनाइट डिस्टेंस इफ देयर इज नो फ्रिक्शन, राइट। ओके, तो गैलीलियो ने आर्ग्यूमेंट दिया कि भाई अगर ये प्लेन हॉरिजॉन्टल है तो बॉल को कभी भी ये ओरिजिनल हाइट मिलने वाला नहीं है, मतलब बॉल तो जाता ही जाएगा आगे, जाता ही जाएगा आगे, जाता ही जाएगा आगे इन द एब्सेंस ऑफ एनी काइंड ऑफ द फ्रिक्शन, राइट। सो दैट इज द लास्ट फिगर आई कैन ड्रॉ हियर कि इफ दिस प्लेन इज लाइक हॉरिजॉन्टल लाइक दिस, the ball will roll down and then it will keep on moving with a uniform velocity up to the infinite distance, right? So I can tell you after all these things, अब यहाँ पे एक चीज़ सीखो बच्चों कि अगर बॉल हॉरिजॉन्टल प्लेन पे जा रहा है तो बॉल अपनी मोशन जो है वो करता ही रहेगा, करता ही रहेगा, करता ही रहेगा, वो अपने वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं करेगा। तो यहाँ पे एक और छोटा सा टर्म ऐड करेंगे बच्चों, इनर्शिया। कौन सा टर्म ऐड करेंगे हम? छोटा सा एक इनर्शिया टर्म ऐड करेंगे और उसके रिलेटेड थोड़े बहुत हम डेली लाइफ एग्जांपल देखेंगे एंड देन वी विल गो टू द न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ एंड थर्ड लॉ। चलिए इतना कॉपी करेंगे फटाफट। ओके, चलिए तो गैलीलियो का जो भी एक्सपेरिमेंट था उसका कंक्लूजन लिख देते हैं। गैलीलियो ने कहा कि इफ द नेट एक्सटर्नल फोर्स इज जीरो, नेट एक्सटर्नल फोर्स, हाँ खाली एक्सटर्नल फोर्स नहीं, नेट एक्सटर्नल फोर्स, नेट का मतलब है जितने भी फोर्स लग रहे हैं ना उस सबका कॉम्बिनेशन। Okay, so if the net external force is zero, a body at the rest continue to remain at rest and the body in motion continue to move with a uniform velocity। मतलब जब तक कोई नेट एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, जब तक कोई, एक सिंपल सा लॉजिक समझो, अगर यहाँ पे एक बॉक्स पड़ा हुआ है, यहाँ से फोर्स लगा 10 न्यूटन, यहाँ से भी फोर्स लगा 10 न्यूटन, विल देयर बी एनी मोशन? नो मोशन। एक्सटर्नल फोर्सेज आर एक्टिंग, external forces are acting but the net external force is zero because both forces will balance each other। ओके, सो गैलीलियो ने यही कहा भाई कि जब तक नेट एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगता ना तब तक स्टेशनरी ऑब्जेक्ट स्टेशनरी पड़ा रहेगा, और अगर ऑब्जेक्ट मोशन में है तो वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मोशन करता रहेगा। ओके, चलिए, एंड दिस प्रॉपर्टी, तो हर एक ऑब्जेक्ट क्या करेगा, जब तक फोर्स नहीं लगेगा ना तब जैसा था वैसा ही रहने की कोशिश करेगा। वैसे भी अगर दुनिया में किसी चीज़ का सबसे ज़्यादा डर होता है ना तो वो डर होता है बदलाव का। ओके, मैं, आप या कोई भी इंसान ले लो, जिसको सबसे ज़्यादा डर लगता है ना तो वो डर लगता है चेंज से। ओके, हम बहुत ज़्यादा घबराते हैं बदलाव से। तो ये ऑब्जेक्ट भी ऐसा ही है बच्चों कि वो अपना जो स्टेट है ना उसको ही पकड़ के रखना चाहता है। ओके, जब तक फोर्स ना लगे तब तक वो अपने ही स्टेट में रहना चाहता है। दैट प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एज इनर्शिया। क्या कहते हैं उस प्रॉपर्टी को? हम कहते हैं बच्चों इनर्शिया, एंड इनर्शिया इज रेजिस्टेंस टू चेंज। आई विल टॉक अबाउट दिस इन डिटेल इन द फर्स्ट लॉ। चलिए अब बात करेंगे बच्चों न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। तो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ जो है ना उसको हम लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं, एंड दिस डिफाइन द फोर्स। क्या करता है न्यूटन फर्स्ट लॉ जो है वो फोर्स को डिफाइन करता है। अगर मैं आपको आसान सी भाषा में कह दूं ना तो आसान सी भाषा में ये फोर्स फर्स्ट लॉ कुछ ऐसा है कि जब तक कोई अनबैलेंस एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगता या जब तक कोई नेट एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगता तब तक स्टेशनरी ऑब्जेक्ट स्टेशनरी बना रहेगा, एंड मोशन में होगा ऑब्जेक्ट तो वो अपने यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मोशन करता रहेगा। ओके, देखिए स्टेटमेंट, एवरी बॉडी कंटिन्यू टू बी इन अ स्टेट ऑफ रेस्ट, रेस्ट में है तो रेस्ट में करेगा, और यूनिफॉर्म मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन अनलेस कंपेल्ड बाय सम एक्सटर्नल फोर्स टू एक्ट अदरवाइज। राइट, मतलब हर एक ऑब्जेक्ट जो है ना वो अपने स्टेट को पकड़ के रखेगा। स्टेशनरी होगा तो स्टेशनरी, मूविंग है तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करता रहेगा स्ट्रेट लाइन के ऊपर, जब तक आप कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगाओ तब तक। सिंपल सा लैंग्वेज है। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, उसी का दूसरा स्टेटमेंट दिया हुआ है, इफ द नेक्स्ट एक्सटर्नल फोर्स ऑन द बॉडी इज जीरो। अगर एक्सटर्नल फोर्स बॉडी के ऊपर जीरो है ना, राइट, तो स्टेशनरी रहेगा, वेलोसिटी चेंज नहीं होगा। जब तक फोर्स नहीं लगेगा तब तक वेलोसिटी चेंज नहीं होगा, और वेलोसिटी चेंज नहीं होगा तो एक्सेलरेशन नहीं होगा। क्योंकि एक्सेलरेशन कब आता है बेटा? एक्सेलरेशन आता है व्हेन देयर इज चेंज इन वेलोसिटी। ओके, सो इफ देयर इज नो फोर्स देयर कैन नॉट बी चेंज इन वेलोसिटी, एज देयर इज नो चेंज इन वेलोसिटी there is going to be no acceleration. So if the net acceleration, the net external force on the body is zero, the acceleration is also zero. If the force, net force is zero, we can say acceleration is also zero. Or you can say if the body has some acceleration, that means it must have some external force. ओके, अगर एक्सेलरेशन है तो कुछ ना कुछ नेट एक्सटर्नल फोर्स होना ही चाहिए। राइट, चलिए अब एक सिंपल से एग्जांपल से समझते हैं बच्चों। समझिए, अगर एक टेबल है और इसके ऊपर एक बुक पड़ा हुआ है, ओके, जब तक आप कोई फोर्स नहीं लगाओगे ना तब तक ये बुक इधर का इधर ही पड़ा रहेगा। आप अभी घर पे चले जाओ, 5 साल के बाद वापस आओ, अगर मैं बोर्ड को साफ नहीं करता ना तो ये बुक इधर का इधर ही पड़ा रहेगा ऐसे ही।
इट इज़ नॉट गोइंग टू मूव एनीवेयर। अब आप आर्ग्यूमेंट दे सकते हो कि सर जब तक फोर्स नहीं लगता तब तक मोशन नहीं होगा, बट यहाँ पे तो फोर्स लगेगा। तो मैं आपको पूछूंगा बेटा बताओ कौन सा फोर्स लगेगा, तो आप में से ही कोई बोलेगा कि सर ग्रेविटेशन फोर्स तो लगेगा ना ऑब्जेक्ट के ऊपर। मैं कहूँगा हाँ बेटा सही बात है आपकी, मतलब ऑब्जेक्ट को नीचे की तरफ लगने वाला है ग्रेविटेशन फोर्स। अब अगर ऑब्जेक्ट मोशन नहीं कर रहा है ना, इसका मतलब यह है कि ग्रेविटेशन फोर्स को कोई ना कोई फोर्स ऐसा होना चाहिए जो बैलेंस करे, राइट। तो ये ग्रेविटेशन फोर्स को बैलेंस करने का काम करता है बच्चों रिएक्शन फोर्स। कौन करता है? रिएक्शन फोर्स, राइट। तो रिएक्शन फोर्स है वो आगे भी आप देखते ही जाओगे, इसे हम नॉर्मल फोर्स भी कहते हैं, राइट। जब भी किसी ऑब्जेक्ट को किसी सरफेस के ऊपर रखा है ना, जब भी किसी ऑब्जेक्ट को आप सरफेस के ऊपर रखोगे तो ऑब्वियसली ऑब्जेक्ट का जो वेट है वो सरफेस के ऊपर लगेगा जो एक्शन होगा। कि बुक का जो वेट है बच्चों, बुक का जो भी वेट होगा वो टेबल के ऊपर लगेगा जो एक्शन है, और टेबल क्या करेगा बच्चों, उतना ही वापस बुक को क्या देगा, रिएक्शन फोर्स देगा। बिकॉज न्यूटन ने अपने तीसरे लॉ में कहा है, ये तो आप पूरी ज़िंदगी नहीं भूल सकते, है ना। आप जब अपनी आखिरी सांसें गिन रहे होंगे ना, तब भी अगर आपको पूछेगा ना कि व्हाट इज न्यूटन्स थर्ड लॉ, तो भी आप बोलोगे एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल एंड अपोजिट, है ना। ये ऐसा स्टेटमेंट है जो कभी आप भूल ही नहीं सकते हो। तो यहाँ पे बुक का जो वेट है वो टेबल के ऊपर एज एक्शन लगेगा, और टेबल क्या करेगा, उतना ही बुक के ऊपर रिएक्शन फोर्स लगाएगा, एंड दिस बोथ आर इक्वल। जितना एक्शन लगेगा उतना ही रिएक्शन लगेगा, तो नेट फोर्स कितना हो गया, 0 हो गया। तो अगर नेट फोर्स यहाँ पे 0 हो जाता है मतलब बुक जाने वाला नहीं है, तो नेट फोर्स कितना हो जाएगा, 0, मतलब बुक अपनी जगह पर ही रहेगा। ओके, नाउ कंसिडर देयर इज अ कार। मैं बहुत ही अच्छी कार की ड्राइंग बना सकता हूँ, देखो जब ऐसा बोलता हूँ ना तभी नहीं बनती है। ओके, फाइन। Okay, there is a car, right? And consider if you want to accelerate the car. अगर आपको कार को एक्सेलरेट करना है, ओके, तो ऑब्वियसली इंजन होगा, आप एक्सेलरेट करोगे, पैर रखोगे जोर से एक्सेलरेटर के ऊपर, इंजन पावर प्रोड्यूस करेगा, ओके। आपको क्या लगता है आपकी गाड़ी इंजन की वजह से आगे जा रही है? आपकी गाड़ी इंजन की वजह से आगे जा रही है? अगर आप ऐसा सोचते हो ना कि आपकी गाड़ी इंजन की वजह से आगे जा रही है, तो आप एकदम गलत सोचते हो। तो फिर गाड़ी आगे क्यों जा रही है? गाड़ी के आगे जाने के पीछे का रीज़न है फ्रिक्शन फोर्स। क्या रीज़न है गाड़ी के आगे जाने के पीछे का? फ्रिक्शन फोर्स इज़ द रीज़न गाड़ी के आगे जाने का, राइट। अगर मान लो कि ये पूरा जो सरफेस है ना उसके ऊपर ऑयल है, सरफेस के ऊपर ऑयल लगा दिया है एकदम, और सरफेस को एकदम स्मूथ कर दिया, तो क्या है गाड़ी आगे जा पाएगी? कभी नहीं जा पाएगी। वो टायर जो है ना उधर के उधर ही घूमते रहेंगे, जब तक फ्रिक्शन नहीं मिलेगा तब तक टायर आगे ही नहीं जाने वाले हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, जब इंजन पावर प्रोड्यूस करेगा ना, तो टायर क्या करेंगे, टायर ज़मीन को पीछे की तरफ धक्का मारेंगे, और ये धक्का तभी लगेगा जब फ्रिक्शन होगा। टायर ज़मीन को पीछे की तरफ धक्का मारेंगे, और ज़मीन क्या करेगा, उतना ही रिएक्शन फोर्स आगे की तरफ देगा, और उसकी वजह से आपका गाड़ी जो है ना वो जाएगा आगे की तरफ, राइट। अगर फ्रिक्शन नहीं है ना तो आप चल भी नहीं सकते हो। ये तो गाड़ी चलाने की बात है, विदाउट फ्रिक्शन आप चल भी नहीं सकते हो। कभी तो कोशिश करना ऐसी कि आपके पापा जब जॉब पे गए हो ना, और जब वापस आए ना, तो पापा है ना उसके पहले घर के दरवाजे के पास बहुत सारा तेल गिरा देना, बराबर, ओके। और तेल गिरा देना, और फिर देखना पापा कैसे गिरेंगे 2 3 4 बार, और फिर उठ के फिर आपको पटकेंगे तेल लगा लगा के, ओके। कोशिश करना कभी, ये है ना खतरनाक स्टंट है, बट कर सकते हो। यू कैन ट्राई दिस एट होम, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट द न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। चलिए अभी थोड़ी इनर्शिया की बात करते हैं। तो इनर्शिया का मतलब है बच्चों रेजिस्टेंस टुवर्ड द चेंज इन स्टेट ऑफ मोशन। हर ऑब्जेक्ट चाहता है कि वो अपने स्टेट को पकड़ के रखे, स्टेशनरी रहना चाहता है, और मूविंग जो है वो मूव होते रहना चाहता है। लोग भी ऐसे ही होते हैं, हाँ 2 तरह के लोग होते हैं। एक ऐसे लोग होते हैं जो पड़े रहना चाहते हैं अपनी जगह पे, अपनी जगह पे आराम से पड़े रहना चाहते हैं, उनको कुछ नहीं करना होता है ज़िंदगी में, ओके। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो भागते रहना चाहते हैं, भागते रहना चाहते हैं, भागते रहना चाहते हैं। जैसे कि मैं भागते ही रहता हूँ, भागते ही रहता हूँ, भागते ही रहता हूँ, मैं एक जगह पे नहीं टिक सकता हूँ कभी भी, ओके। चलिए जोक्स अपार्ट, बात करते हैं इनर्शिया के बारे में। तो आपने एक सिंपल सा ऑब्जर्वेशन किया ही होगा बच्चों, जब आप बस के अंदर बैठते हो, ओके, बैठने की बात नहीं कहते, चले आप बस के अंदर खड़े हो ऐसे हैंडल पकड़ के ऊपर, मैं बस के अंदर हूँ, राइट, समझ लेना। बस अभी स्टेशनरी हो, सडनली जब बस चालू होगी व्हाट विल हैपन? जब बस सडनली चालू होगी ना, देन योर मोशन विल बी समवन लाइक दिस, वहाँ पर दिस विल बी द मोशन। वाई? बिकॉज इनिशियली द बस वॉज स्टेशनरी, मतलब यू आर ऑल्सो स्टेशनरी बिकॉज आप बस के अंदर ही तो हो ना। अब जैसे ही बस सडनली चालू हुई, मतलब बस ने एक्सेलरेट किया,
एक्सेलरेट किया मतलब फोर्स लगा, वो फोर्स आपके पैर के ऊपर लगेगा बिकॉज आपके पैर जो है वो बस के डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में है, राइट। तो वो फोर्स जो है वो बेसिकली आपके पैर के ऊपर लगने वाला है। तो आपके पैर तो बस के साथ आगे जाने की कोशिश करेंगे, बट बिकॉज ऑफ इनर्शिया आपका बॉडी जहाँ था वहीं रहने की ट्राई करेगा। तो पैर आगे जा रहे हैं और बॉडी उधर का उधर रहने की कोशिश कर रहा है, तो व्हाट विल हैपन, यू विल फील इट लाइक दिस। उसी तरह से जब बस एकदम स्पीड में जा रही है और सडनली बस ने ब्रेक मारा, क्या होगा? अब जैसे ही बस ब्रेक मारेगा तो आपके पैर जो है जो बस के साथ चिपके हुए हैं वो वहीं के वहीं रुक जाएंगे बस के साथ, बट आपका अपर बॉडी तो मोशन में रहेगा ना, बिकॉज पहले वो मोशन में था बस के अंदर, राइट। तो बिकॉज ऑफ दैट द बॉडी विल ट्राई टू मूव इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन एंड विल फील इट लाइक दिस, एंड दिस इज द रीज़न बिहाइंड द सीट बेल्ट। सीट बेल्ट कंपलसरी पहनना चाहिए, उसका रीज़न क्या है? सीट बेल्ट पहनने का रीज़न ही ये है, आप कभी कार में बैठो ना तो देखना बच्चों, सीट बेल्ट जो है ना आपने लगा दिया ना, उसके बाद आप सीट बेल्ट को खींचना, इतना स्मूथ होता है ना वो आराम से निकलेगा ऐसे। तो आप सोचोगे कि साला जब एक्सीडेंट होगा तो ये सीट बेल्ट मुझे कैसे बचाएगा अगर इतना स्मूथ है तो आप एक काम करना, सीट बेल्ट को ना जर्क के साथ खींचना, ऐसे नहीं खींच पाओगे, अटक जाएगा वो। सीट बेल्ट को आप जर्क के साथ खींचोगे ना वो अटक जाएगा। तो उसको बनाया ही इस तरह से गया होता है कि जब एक्सीडेंट होगा ना तो एक्सीडेंट में आपकी बॉडी ऐसे, अभी आपकी गाड़ी एकदम स्पीड में है, जब एक्सीडेंट होगा तो ऑब्वियसली आपकी बॉडी जो है वो इनर्शिया की वजह से आगे की तरफ थ्रो होगी, राइट। अब वो थ्रो इतना स्लो तो होने वाला नहीं है एक्सीडेंट में, इतना स्लो हुआ तो एक्सीडेंट थोड़ी कहते हैं उसको, है ना। आपकी बॉडी जो है वो सडनली एकदम से थ्रो होगी आगे, जैसे ही बॉडी सडनली आगे थ्रो होगी तो बेल्ट क्या करेगा, वहाँ पे लॉक हो जाएगा और आपकी बॉडी को कांच के साथ आगे टकराने से रोकेगा। एंड दैट इज़ वाई यू हैव टू कंपल्सरी वेयर द सीट बेल्ट। अगर आप अपनी सेफ्टी चाहते हो तो आपको सीट बेल्ट हमेशा पहनना चाहिए। चलिए, उसी तरह से अगर कार में आप जा रहे हो कहीं पे, ओके, एंड सपोज गाड़ी सडनली गाड़ी टर्न कर रहा है, व्हाट विल हैपन? जब गाड़ी सडनली टर्न करता है ना तो आपका बॉडी जो है ना वो ऐसे हो जाता है कि नहीं। मैं बस सपोज मान लो मैं गाड़ी में बैठा हुआ हूँ, राइट, और मुझे इस तरफ टर्न मारना है, तो जब गाड़ी इस तरफ टर्न मारेगी ना मेरा बॉडी ऐसे जाएगा, राइट। वाई? बिकॉज माई बॉडी वॉज इनिशियली मूविंग इन दिस डायरेक्शन, स्ट्रेट डायरेक्शन। अब क्योंकि सडनली टर्न मारना है बट मेरी बॉडी तो कोशिश कर रहा है स्ट्रेट जाने का ही, बट कार ऐसे ले जाने की कोशिश कर रहा है, बिकॉज ऑफ दैट यू विल फील लाइक दिस, करेक्ट इट? Okay, now, okay, just copy these things, then आगे बात करते हैं। Okay, so now let's talk about the second law of motion. तो फर्स्ट लॉ में इतना पता चल गया फोर्स होता क्या है, सेकंड लॉ आपको ये बताएगा फोर्स होता कितना है, राइट। सो इट विल बेसिकली गिव यू द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स, और इट विल गिव यू मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स, राइट। चलिए, अब सेकंड लॉ पे जाने से पहले एक टर्म हमें पढ़ना होता है जिसको हम कहते हैं बच्चों मोमेंटम। क्या कहते हैं उसको? हम मोमेंटम कहते हैं। और आपके लिए कोई भी नया टर्म नहीं है बच्चों, ये आपको पता ही है। मोमेंटम क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, ओके, डिनोटेड बाय सिंबल p, दैट इज मास इनटू वेलोसिटी। इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, बिकॉज वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो ऑब्वियसली मोमेंटम इज ऑल्सो वेक्टर क्वांटिटी एंड द बोथ आर इन सेम डायरेक्शन, राइट। सो मोमेंटम इज in direction of velocity. Okay, if I write the unit of momentum, it is kilogram and the velocity is meter per second, so it is basically kg meter per second, or there is one more unit Newton into second. डायमेंशन अगर आप लिखोगे बच्चों तो m1 L1 t-1, या आपने सेकंड चैप्टर में लिखा था ऑलरेडी डायमेंशन, बट एक बार वापस आप लिख दो कि मोमेंटम का डायमेंशन कितना होता है, m1 L1 t-1 होता है। अब इसका इंपॉर्टेंस समझो बच्चों। मोमेंटम जो है ना वो आपको बेसिकली बताएगा व्हाट इज गोइंग टू बी द इफेक्ट ऑफ द फोर्स। क्या करेगा बच्चों? मोमेंटम विल शोज यू द इफेक्ट ऑफ फोर्स, इफेक्ट ऑफ फोर्स। ओके, आई विल गिव यू वेरी सिंपल एग्जांपल। ओके, सपोज मान लेते हैं बच्चों के एक आपके पास है लेट्स से टेबल टेनिस का बॉल है, एक टीटी बॉल, टेबल टेनिस बॉल, और दूसरा जो है ना वो क्रिकेट बॉल है। क्रिकेट बॉल मतलब अपने जो टेनिस खेलते हैं वो नहीं है, वो क्रिकेटर जो खोलते हैं ना वो बॉल है, क्रिकेट बॉल, राइट। कंसिडर बोथ आर मूविंग एट द सेम स्पीड। ये भी मूव कर रहा है 100 माइल पर आवर से और ये भी मूव कर रहा है 100 माइल पर आवर से। ओके, अगर आपके पास चॉइस है कि आपको दोनों में से किसी भी एक बॉल से हिट खाना है, मतलब आपको दोनों में से कोई एक बॉल खानी है, मतलब अब आपको लगने वाली है, तो आप किस पे जाओगे? तो ऑब्वियसली बच्चों आप यही कहोगे कि भाई क्रिकेट बॉल बहुत भारी होता है, अगर ये लगा होगा ना तो खेल ख़त्म। ये सही है। टेबल टेनिस बॉल जो है ना वो इतना हल्का होता है ना बच्चों, हवा में उड़ता है।
टेबल टेनिस आप जब देखते हो ना, टेबल टेनिस अगर किसी ने नहीं खेला है, उसका बॉल नहीं देखा है ना, तो टेबल टेनिस बेसिकली जब खेलते हैं ना तो उसकी जो आवाज़ है ना वो इतनी स्ट्रॉन्ग आवाज़ आती है ना कि यू विल फील लाइक कि कितना कड़क बॉल होगा, है ना, इतनी कड़क उसकी आवाज़ आती है। बट एक्चुअली जब आप टेबल टेनिस का बॉल देखते हो ना तो एकदम हल्का प्लास्टिक का बॉल होता है, 2 रुपये के सिक्के का जितना वजन होगा ना उतना वजन होता है उस बॉल का, राइट। तो बेसिकली अगर मुझे यहाँ पे देखना है फोर्स किसका फोर्स ज़्यादा इफेक्टिव होगा, तो ये मास ज़्यादा है, ये हैवी बॉल है, तो ये जो है ना वो ज़्यादा इफेक्ट करेगा, राइट। तो इट क्रिएट मोर डैमेज और यू कैन से इट इज मोर इफेक्टिव एंड दिस इज गोइंग टू बी लेस इफेक्टिव, राइट। ओके, ऑन द अदर हैंड कंसिडर कर लो देयर इज द सेम क्रिकेट बॉल, एक क्रिकेट बॉल जो है ना बच्चों बुमराह डाल रहा है, कौन डाल रहा है, बुमराह, और दूसरा क्रिकेट बॉल जो है वो चहल डाल रहा है, और अगर बैट्समैन को बॉल लगी, राइट, तो मुझे बताओ किसका बॉल जो है वो ज़्यादा इफेक्ट करेगा, बुमराह का के चहल का? ऑब्वियसली बुमराह का, क्योंकि बुमराह का जो बॉल है ना उसका स्पीड ज़्यादा होगा। यहाँ पे मास सेम है दोनों बॉल का, बट बुमराह का जो स्पीड है वो कैसा होगा बच्चों, स्पीड इज हाई, और ये कैसा होगा बच्चों, स्लो स्पीड होगा इसका, राइट। तो क्योंकि इसका स्पीड फास्ट है ना तो ये आपको ज़्यादा डैमेज करेगा, और यू कैन से इट इज मोर इफेक्टिव एंड इट इज लेस इफेक्टिव। ओके, वन मोर थिंग, कंसिडर कर लो बच्चों कैसे एक फुटबॉल है और उतने ही साइज का एक जो है ना वो पत्थर का बॉल है, पत्थर का बॉल है, उतने ही साइज का सेम पत्थर का बॉल है। ओके, इफ यू आर गिविंग द सेम फोर्स टू बोथ द बॉल, अगर आपने दोनों बॉल को सेम फोर्स दिया तो ऑब्वियसली बताओ किस बॉल को ज़्यादा स्पीड मिलने वाला है, तो आपका आंसर बहुत ही ऑब्वियस है कि फुटबॉल जो है वो हल्का है तो उसको ज़्यादा स्पीड मिलने वाला है, पत्थर का बॉल बहुत भारी है उसको ज़्यादा स्पीड मिलने वाला नहीं है इफ़ यू अप्लाई द सेम फोर्स ऑन बोथ द बॉल्स, राइट। तो बेसिकली कोई भी फोर्स कितना इफेक्टिव होगा ना, कोई भी फोर्स कितना इफेक्टिव होगा वो 2 चीज़ों पे डिपेंड करता है, दैट इज मास एंड वेलोसिटी। और ये मास और वेलोसिटी का जो प्रोडक्ट है ना उसको हम कहते हैं मोमेंटम। क्या कहते हैं, मास और वेलोसिटी के प्रोडक्ट को हम कहते हैं मोमेंटम, राइट, दैट इज m into v। ओके, सो हियर आई कैन राइट इन दिस एग्जांपल, सेम फोर्स will give more velocity to football than the stone ball. Same force will give the more velocity to the football than the stone ball. Okay, so this is all about the momentum. अभी तक हम फोर्स पे गए नहीं हैं, अभी तो मैं आपको ये समझा रहा हूँ मोमेंटम क्या है, राइट। चलिए अब एक और चीज़ बच्चों, फोर्स का जो इफेक्ट है ना वो डिपेंड करता है कि मोमेंटम कितना चेंज हो रहा है। किस पे डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है मोमेंटम कितना चेंज हो रहा है। ओके, फॉर दैट आई विल नीड अनदर बोर्ड, तो जस्ट कॉपी दिस थिंग्स एंड आई विल यूज द न्यू बोर्ड फॉर दैट। नाउ लेट्स सी फोर्स किस पे ऊपर डिपेंड करेगा। तो फोर्स बेसिकली डिपेंड्स ऑन, मैं ही आपको एक सिंपल एग्जाम्पल देके बता देता हूँ तो आपको पता चल जाएगा, राइट। फोर्स डिपेंड्स ऑन, पहला एक्सपेरिमेंट मेरा देखिए क्या है बच्चों को। लेट्स कंसिडर देयर आर 2 balls, ओके, एंड बोथ हैव सेम मास, नाउ वी आर अप्लाइंग द फोर्स, सपोज वी आर किकिंग द बॉल, हम बॉल को किक मार रहे हैं और पहले बॉल को स्पीड मिला सपोज 10 मीटर पर सेकंड और दूसरे बॉल को स्पीड मिला सपोज 50 मीटर पर सेकंड, बोथ बॉल आर ऑफ सेम मास, राइट। तो कैन यू टेल मी दोनों में से कौन सा ऐसा बॉल है जिसको हमने ज़्यादा फोर्स दिया होगा? ऑब्वियसली योर आंसर विल बी सेकंड वन, बिकॉज उसका स्पीड बहुत ज़्यादा मिला है, 50 मीटर पर सेकंड स्पीड मिला है उसको, राइट। सो ऑन किकिंग द बॉल, अगर यहाँ पे बच्चों ज़्यादा वेलोसिटी मिला है इसका मतलब यहाँ पे फोर्स ज़्यादा लगा होगा, फोर्स मस्ट बी मोर, राइट। वाई? as there is more change in momentum, right। initially तो ये stationary था, मतलब there was 0 momentum, now it is moving with some speed 50, तो momentum इसको ज़्यादा change हुआ है, इसका momentum इतना ज़्यादा change नहीं हुआ है, right। तो जहाँ पे ज़्यादा momentum change होगा वहाँ पे force ज़्यादा होगा, that is very obvious thing, right। okay, आप भी सोचो बच्चों, एक बाइसिकल आपकी तरफ आ रहा है और दूसरी बाजू से एक बुलेट गाड़ी आपकी तरफ आ रहा है, ओके, बोथ आर मूविंग विद द सेम स्पीड, एक बाइसिकल और एक बुलेट दोनों सेम स्पीड से आ रहे हैं और अगर आप चाहते हो उसको रोकना है,
राइट तो किस केस के अंदर आपको ज़्यादा फोर्स देना पड़ेगा? तो यार आंसर विल बी बुलेट, क्योंकि बुलेट जो है ना वो हैवी है, उसका मोमेंटम ज़्यादा होगा कंपेयर टू द बाइसिकल। इफ दे बोथ आर मूविंग विद द सेम स्पीड, स्पीड दोनों का सेम है, तो अब मोमेंटम डिपेंड करेगा मास के ऊपर। राइट तो बुलेट का मास ज़्यादा है, तो अगर उसको आपको रोकना है तो आपको ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा, आपको ज़्यादा फोर्स देना पड़ेगा। बाइसिकल को आप कंपैरेटिवली कम फोर्स में रोक सकते हो। तो पहला फैक्टर हो गया बच्चों, फोर्स डिपेंड्स ऑन चेंज ऑफ मोमेंटम। Force depends on change of momentum. So is the force depending only on the change of momentum? Your answer may be no. The force also depends on the time in which the force is change or the momentum is changing. Second example देखो बच्चों. Okay, you must have seen the cricket players catching the ball. क्रिकेटर जब बॉल पकड़ते हैं ना बच्चों, तो वो बेसिकली क्या करेंगे, हाथ को पीछे की तरफ एक्सटेंड करेंगे। विकेट कीपर ये खास आप उसके अंदर देख सकते हो, विकेट कीपर जो है ना बॉल पकड़ने के बाद ऐसा हाथ को एक्सटेंड करके ऐसे पीछे फेंक भी देता है धोनी जैसा, तो स्लिप के ऊपर। हाँ, स्लिप पे जो प्लेयर होगा ना उसको ऐसे पकड़ के जा। तो वाई दे एक्सटेंड देयर आर्म्स लाइक दिस? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड एक्सटेंडिंग द आर्म? ओके, तो जैसे ही वो आर्म्स को एक्सटेंड करेंगे ना, अभी देखो बॉल यहाँ पे टच हुआ, बॉल के पास कुछ पर्टिकुलर मोमेंटम है, बॉल को रोकना है, मतलब मोमेंटम जीरो करना है, मोमेंटम चेंज करके जीरो करना है। ओके, तो यहाँ से बॉल टच में आया, ओके, मोमेंटम धीरे धीरे वो जीरो करेगा यहाँ तक, मतलब उसने ज़्यादा टाइम लिया मोमेंटम को जीरो करने में। अगर मान लो वही बॉल को उधर का उधर ही हाथ रख के रोका गया तो क्या होगा? जैसे ही बॉल टकराया मोमेंटम सडनली बिकम जीरो। व्हाट विल हैपन? जैसे ही बॉल टकराएगा मोमेंटम फ्रैक्शन के अंदर जीरो हो जाएगा, एंड यू नो दैट हाथ के ऊपर ज़्यादा चोट आएगी। बट अगर हाथ को पीछे की तरफ खींचा गया ना, तो मोमेंटम को जीरो होने में ज़्यादा टाइम लगा और उसकी वजह से इफेक्ट भी उसका कम हुआ। राइट तो दूसरा रीजन आप लिख सकते हो बच्चों के, बाय एक्सटेंडिंग आर्म्स और यू कैन से हैंड्स व्हाइल कैचिंग द बॉल increase time for which momentum is changing. Which produce less force on hand. This produce less force on hand. राइट दूसरा फैक्टर हो गया बच्चों, फोर्स डिपेंड्स ऑन, एक तो चेंज ऑफ मोमेंटम, मोमेंटम के चेंज के ऊपर फोर्स डिपेंड करता है, और दूसरा रेट ऑफ द चेंज ऑफ मोमेंटम, और आई कैन से टाइम फॉर चेंजिंग दैट मोमेंटम, टाइम फॉर चेंजिंग दैट मोमेंटम। राइट सो बेसिकली फोर्स दो चीज़ों पे डिपेंड करेगा बच्चों, एक तो कितना मोमेंटम चेंज हो रहा है और दूसरा कितने टाइम में मोमेंटम चेंज हो रहा है। अगर मोमेंटम बहुत ही फटाफट चेंज होगा तो फोर्स ज़्यादा होगा, अगर मोमेंटम धीरे धीरे चेंज होगा तो फोर्स जो है वो कम होगा। राइट चलिए इतना लिखिए, अब उसके बाद सेकंड लॉ हम लाएंगे। अभी स्टेटमेंट नहीं लिखा है, अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि फोर्स किस चीज़ों पर डिपेंड करता है। अभी सेकंड लॉ हम स्टेटमेंट लिखेंगे, देन थिंग्स विल बी वेरी क्लियर। Okay, so Newton's second law of motion. Newton's second law of motion is force, or you can write rate of change of momentum. Rate of change of momentum. Rate का मतलब है momentum कितना quickly change हो रहा है. Right? Rate of change of momentum is equal to applied force. I will write more precisely applied external force. Rate of change of momentum is equal to the applied external force and it is in the direction of the force. मतलब ये जो momentum का change है ना वो force के direction में होगा, which is in the direction of the force. Right? Okay. So I will write this in very short, that force is equal to rate of change of momentum in the direction of the force, in the direction of the force. चलिए इसका मैथमेटिकल फॉर्म लिखते हैं बच्चों, बहुत सिंपल सा मैथमेटिकल फॉर्म है, कंसीडर कर लीजिए। इफ द मास ऑफ ऑब्जेक्ट इज m, ओके, एंड कंसीडर it has
इनिशियल, चलिए इसको वेलोसिटी के फॉर्म में लिखना है कि मोमेंटम के फॉर्म में लिखना है, जैसे द स्टेटमेंट. ओके यस, इट हैज़ द इनिशियल वेलोसिटी v, उसका इनिशियल v जितना वेलोसिटी है. ओके, एंड लेट अस कंसिडर इफ f फोर्स, सब कुछ वेक्टर में लिखना है, f फोर्स एक्ट ऑन ऑब्जेक्ट फॉर डेल्टा t टाइम, f force act on object in delta t time, f force act on object in delta t time, and the final momentum become v plus delta v. फाइनल मोमेंटम बिकम v प्लस डेल्टा v. तो हुआ क्या बच्चों, आपके पास अगर यहाँ पे मैं दिखाऊं तो ये m मास का एक ऑब्जेक्ट है. ओके, इनिशियली उसका वेलोसिटी v है, उसके बाद उसके ऊपर फोर्स लगा, F फोर्स एक्टिंग फॉर टाइम डेल्टा टी टाइम तक उसके ऊपर F जितना फोर्स लगा, और उसकी वजह से ऑब्जेक्ट का जो वेलोसिटी है वो चेंज होके हो गया v प्लस डेल्टा v. कितना हो गया बच्चों, ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी चेंज होके हो गया है v प्लस डेल्टा v. राइट, चलिए तो मोमेंटम कितना चेंज हुआ, तो आप यहाँ पे लिखोगे बच्चों के चेंज ऑफ मोमेंटम. तो मोमेंटम क्या होता है भाई, मोमेंटम होता है मास इनटू वेलोसिटी. मोमेंटम इज व्हाट, बेसिकली मास इनटू वेलोसिटी, दैट इज द मोमेंटम. तो चेंज ऑफ मोमेंटम लिखना है, दैट इज डेल्टा ऑफ p, दैट इज इक्वल टू डेल्टा ऑफ mv. अब मास तो बदलना नहीं है, तो मास को बाहर ले लो. तो चेंज ऑफ मोमेंटम कितना होगा बच्चों, चेंज ऑफ मोमेंटम होगा मास इनटू चेंज ऑफ वेलोसिटी, क्योंकि मोमेंटम क्या है, मोमेंटम है मास इनटू वेलोसिटी. तो चेंज ऑफ मोमेंटम क्या होगा, चेंज ऑफ मोमेंटम होगा मास इनटू चेंज ऑफ वेलोसिटी. राइट, चलिए न्यूटन क्या कहता है बच्चों, न्यूटन कहता है कि फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम. फोर्स इक्वल टू व्हाट, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम. फोर्स क्या होता है बच्चों, फोर्स होता है आपका रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम. रेट का मतलब है चेंज डिवाइड बाय टाइम. रेट का मतलब क्या है बच्चों, रेट का मतलब होता है आपका चेंज डिवाइड बाय टाइम. राइट, चलिए अब यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी साइन को निकाल के कुछ कांस्टेंट डाल देते हैं. दिस के इज अ कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, जो आगे जाके हम वन ही रखने वाले. ओके, तो दिस विल गिव यू समवॉट एवरेज फोर्स, वी कैन से दिस इज गिविंग यू एवरेज फोर्स. नाउ इफ यू वांट टू फाइंड द इंस्टेंटेनियस फोर्स, तो इंस्टेंटेनियस के लिए जो हम आगे करता है वही करना है. आपको टाइम इंटरवल कितना लेना है, बहुत ही छोटा ले लेना है. सो यू कैन राइट इफ द डेल्टा टी टेंड्स टू 0, तो अब ये फोर्स हो जाएगा. आप जैसे ही डेल्टा टी टेंड्स टू 0 करोगे ना, डेल्टा टी टेंस टू जैसे ही आप 0 करोगे, ये हो जाएगा आपका k इंटू डी पी बाई डी टी. दिस विल बी कन्वर्टेड टू डेरिवेटिव. जैसे यहाँ पे टाइम इंटरवल नियरली 0 लेते हो तो ये डेरिवेटिव बन जाता है, जो हमने इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी में किया था, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन किया था, वही सेम करना है आपको यहाँ पे. ठीक है, सो दिस k इज एक्सपेरिमेंटली मेजर्ड विच इज इक्वल टू 1. ये k जो है वो 1 है, दैट इज प्रोपोर्शनलिटी कॉन्स्टेंट. सो आपका फॉर्मूला बन जाएगा बच्चों, फोर्स F इज इक्वल टू डी पी बाई डी टी. दैट्स द फर्स्ट फॉर्मूला. फोर्स F इज इक्वल टू वॉट, फोर्स F इज इक्वल टू डी पी बाई डी टी. राइट, अभी भी आप जो फॉर्मूला ढूंढ रहे हो वो फॉर्मूला नहीं आया, मुझे पता है आप फॉर्मूला ढूंढ रहे हो, F इक्वल टू मा ma. इसके बाद जस्ट एक स्टेप के बाद ये फॉर्मूला आ जाएगा. अभी आपको इतना याद रखना है, फोर्स इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, दैट इज चेंज ऑफ मोमेंटम डिवाइड बाई चेंज ऑफ टाइम. चलिए इतना कॉपी करिए, फिर मा लाते हैं हम इस पर से. ओके, सो वी हैव सीन दैट F इज इक्वल टू डी पी बाई डी टी. And we know that momentum p is equal to mass into velocity. Let's put it here. d by dt. p equal to m into v. Mass is constant, तो यहाँ हो जाएगा dv by dt. And you are aware about rate of change of velocity is none other than but acceleration. तो ये जो rate of change of velocity आया है, उसे हम प्यार से कहते हैं बच्चों acceleration. तो ये आपका फॉर्मूला आ गया बच्चों, F इज इक्वल टू एम ए. क्या फॉर्मूला आ गया ये, F इज इक्वल टू एम ए, जो आप सालों से जानते हो, 9th स्टैंडर्ड से आप जो फॉर्मूला जानते हो, दैट इज द फॉर्मूला. फोर्स F इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन. सो विल कीप टू फॉर्मूलाज इन माइंड, F इक्वल टू डी पी डी टी एंड F इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन. चलिए, व्हाट इज द यूनिट ऑफ फोर्स? यूनिट ऑफ फोर्स इज बेसिकली न्यूटन. ओके, एंड 1 न्यूटन इज इक्वल टू मास इज किलोग्राम, एक्सेलरेशन इज मीटर पर सेकंड स्क्वायर. 1 न्यूटन इज 1 kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर. चलिए, इसका CGS यूनिट क्या है बच्चों, जो हमने सेकंड चैप्टर में किया था. CGS यूनिट है फोर्स का डाइन, एंड 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 पावर 5 डाइन. ये हमने वहाँ पर कन्वर्जन करके बताया था कि 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 पावर 5 डाइन. राइट, ओके. चलिए अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखते हैं. मैं ना यहाँ पे हर बार एक चीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा एम्फसाइज कर रहा हूँ, दैट इज़ एक्सटर्नल फोर्स
एक्सटर्नल फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स। अब मैं आपको एक रियल लाइफ सिचुएशन देने वाला हूँ और आपको मुझे बताना है कि व्हाट विल हैपन इन दैट केस। सो लेट अस कंसीडर देयर इज अ ट्रक whatever, okay, there is a truck, right? And on this truck we have mounted a very big magnet. We have mounted a very big magnet on this, okay, and there is one more magnet we are installing from this truck only, and like this. Okay, and now you have to tell me what will happen, whether the truck will move or not. Truck motion में आएगा कि नहीं आएगा, बताओ चलो. So here the truck is not going to move because this magnet is also the part of the truck. Means whatever the force act between these two magnets is internal force, not external force. And for motion we compulsory require external force, right? So this magnet, there will be no motion, as both magnets are part of truck. Both magnets are part of truck, okay. But if this same magnet is mounted somewhere else, then they move. Why? Because now this magnet, if it is mounted somewhere here, now this will apply the external force and now the truck will move. But in this case the truck is not going to move. Okay, some fact about the second law of motion. Some facts about the second law of motion. First, it is consistent with the first law. It is consistent with first law. How? Because first law कहता है कि if there is no force, there is no acceleration. Okay, same thing. If there is force equal to 0, acceleration is also equal to 0. If we put F equal to 0, obviously A is also equal to 0. If F equal to 0, acceleration is also equal to 0. Second thing, the force is vector quantity. Force is vector quantity. That means the force can have three components along x, y and z direction. Vector has components in all the possible direction. So if you want to find the force in x direction, you will take component of momentum of x direction. अगर आपको x डायरेक्शन का फोर्स निकालना है तो आप मोमेंटम भी खाली x डायरेक्शन का ही लोगे और आपका ये मास इनटू एक्सेलरेशन जो है वो भी खाली x डायरेक्शन का मिलेगा. Similarly, if you want to find the force in y direction, that is dp by dt, and you will take the y component of momentum and you will get mass into acceleration of y component. Similarly, if you want to get the force in z direction, again dp by dt, but momentum is of z component and acceleration is also of z component. This is what you are going to get here, right? Okay, one more thing. This formula F is equal to ma is only valid for the force acting on single particle. ओके अभी तक हम जो पार्टिकल की बात करते हैं ना बच्चों, वी टॉक अबाउट द पॉइंट ऑब्जेक्ट्स. ओके, so this formula is also only valid for the point object, but when you will go into the later part of the physics, you will see the extended objects. Then that objects are made up of a multiple point objects together. So अगर ऐसा ऑब्जेक्ट है बच्चों जहाँ पे एक से ज़्यादा पॉइंट ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, और इफ इट इज़ द केस ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल, if it is a case of system of particle, not only a single particle, if there is a single particle, this formula is quite well you can apply. But if it is the case of the multiple particles, or if it is the case of system of particles, again you can apply the same formula, but this acceleration you have to keep of the center of mass. अभी सेंटर ऑफ मास क्या है अगर आपको ये जानना है ना, तो आपको 7 चैप्टर तक टिके रहना पड़ेगा साइंस फील्ड में, क्योंकि 7 चैप्टर के अंदर ही आने वाला है बच्चों सेंटर ऑफ मास. So I will just explain you that thing, that for system of particle, okay, this acceleration is of center of mass. The acceleration is of center of mass, right? And the last thing, the force is independent of the history. What does that mean? Fourth point, force is independent of the history. इसका क्या मतलब है? Okay, let's try to understand this. Why the force is independent of the history? Consider there is a bus.
right? And the bus is accelerating in this direction. Now if some stone is dropped inside the bus, ये उसका खिड़की है, right? बस का whatever, या उसका डोर है. अगर किसी स्टोन को बस के अंदर से फेंका जाए ना, बस के अंदर ही फेंकना है, बाहर नहीं फेंकना है. अगर किसी स्टोन को बस के अंदर छोड़ा जाए ना, so that stone is under the action of both the acceleration. कौन कौन से दो एक्सेलरेशन? एक तो ट्रक का खुद का एक्सेलरेशन, राइट, और दूसरा ग्रेविटी जो ऑलवेज वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगता है. मतलब अगर कोई स्टोन बस के अंदर छोड़ा गया है ना, so it will experience two forces. एक फोर्स ड्यू टू दिस एक्सेलरेशन, दूसरा फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी, एंड दिस ऑब्जेक्ट विल मूव लाइक दिस. क्योंकि दो फोर्स लग रहा है ना, एक फोर्स इस तरफ लग रहा है, एक फोर्स नीचे की तरफ लग रहा है, तो बिकॉज ऑफ द टू फोर्सेस इट विल मूव समवेयर लाइक दिस, इट विल अंडरगोस प्रोजेक्टाइल मोशन. बट अगर स्टोन को खिड़की से बाहर फेंक दिया गया, अगर इस स्टोन को खिड़की के बाहर फेंक दिया गया ना, तो एज सुन एज यू विल ड्रॉप इट आउटसाइड द विंडो, अगर फेंक दिया ना, तो उसके बाद ये जो बस का एक्सेलरेशन है ना, उसको इस स्टोन से कोई मतलब रहने वाला नहीं है. मतलब दिस स्टोन विल ओनली मूव अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी वर्टिकली डाउनवर्ड. अगर और कोई हवा नहीं चल रही है तो, हाँ, अगर हवा नहीं चल रही है तो, राइट, तो हवा नहीं चल रही है तो डोंट थिंक लाइक कि अगर मैं बस चल रहा है और बस के अंदर से ऑब्जेक्ट को फेंकूंगा बाहर, अगर फेंकूंगा बाहर खिड़की में से, अगर मैंने बाहर फेंका तो ऑब्जेक्ट मेरे साथ ऐसे गिरेगा. नो, वो जैसे ही आप छोड़ोगे तो वो ग्रेविटी की वजह से नीचे ही गिर जाएगा. उसको फिर बस के एक्सेलरेशन से कोई लेना देना नहीं है. मतलब जो भी मोशन हो रहा है या जो भी फोर्स है ना, उस फोर्स को अपनी हिस्ट्री से लेना देना नहीं है, राइट. हाँ, बट अगर आप बस के अंदर बैठे हो और अंदर ही अगर किसी ऑब्जेक्ट को छोड़ रहे हो ना, राइट, देन इट विल मूव लाइक दिस. गॉट इट? ओके, चलिए, तो इतना बच्चों आपके लिए इंपॉर्टेंट था फॉर द सेकंड लॉ ऑफ मोशन. चलिए फटाफट इसको कॉपी करेंगे सेकंड लॉ ऑफ मोशन को. एंड ओके, सो लेट्स टॉक अबाउट द न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन. For every action there is equal and opposite reaction, right? For every action there is equal and opposite reaction. For every action there is equal and opposite reaction. ओके, एंड दैट इज़ अ वेरी सिंपल वे टू एक्सप्लेन द थर्ड लॉ. अगर आपको थर्ड लॉ का बच्चों सबसे बेस्ट एग्जाम्पल समझना है ना, तो यू कैन अंडरस्टैंड दिस इन द फॉर्म ऑफ लॉन्चिंग ऑफ द रॉकेट. बेसिकली रॉकेट लॉन्चिंग में क्या होता है? इज रॉकेट, ओके, एंड व्हेन द रॉकेट इज लॉन्च्ड सम फ्यूल इज बर्न्ड, और उसकी वजह से ना ये बहुत सारे गैसेस निकलते हैं नीचे की तरफ, राइट. तो गैसेस जो है ना, उसको नीचे की तरफ फोर्स लगता है, और उतना ही फोर्स या थ्रस्ट कह लो बच्चों, वो रॉकेट को कहाँ लगता है? ऊपर की तरफ लगता है. एंड दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द लॉन्चिंग ऑफ रॉकेट, राइट. गैस को जितना मोमेंटम या जितना फोर्स गैस को नीचे की तरफ मिलना है ना, ओके, उतना ही फोर्स रॉकेट को कहाँ मिलना है? ऊपर की तरफ मिलने वाला है. एंड दैट इज अ सिंपल वे टू एक्सप्लेन द न्यूटन्स थर्ड लॉ, दैट इज फॉर ईच एंड एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, राइट. चलिए, ओके, एक और पॉइंट देखेंगे बच्चों साथ में. व्हाट इज द इम्पल्स ऑफ फोर्स? इम्पल्स ऑफ फोर्स क्या होता है? ओके, सो हमने जो सेकेंड लॉ में देखा ना, दैट इज एफ इज इक्वल टू डेल्टा पी बाई डेल्टा टी. इफ आई मल्टीप्लाई द फोर्स विद द टाइम ड्यूरेशन फॉर विच द फोर्स इज एक्टिंग, दिस इज कॉल्ड एज इम्पल्स ऑफ फोर्स, राइट. इम्पल्स इज बेसिकली प्रोडक्ट ऑफ द फोर्स and the time duration for which the force is acting, right? So impulse is product of force and time duration for which force is acting, right? So basically impulse is equal to force into time for which the force is acting, and that is equal to change of momentum. Okay, यूनिट क्या होगा? चलो इसका यूनिट होगा बच्चों इम्पल्स का न्यूटन इंटू सेकंड,
या तो आप मोमेंटम का यूनिट यूज़ करो kg मीटर पर सेकंड. ओके, तो दिस इज बेसिकली इम्पल्स. चलो इतना कॉपी करो. ओके, नाउ लेट्स सी सम फैक्ट ऑफ थर्ड लॉ ऑफ मोशन. थर्ड लॉ के जुड़े हुए कुछ फैक्ट देखते हैं बच्चों. थर्ड लॉ इज एक्शन रिएक्शंस आर इक्वल एंड अपोजिट. राइट, चलिए सबसे पहला फैक्ट हो जाएगा कि फोर्सेस ऑलवेज अकर इन पेयर. फोर्सेस ऑलवेज अकर इन पेयर. राइट, मतलब आप जैसे ही कोई फोर्स लगाओगे बच्चों, एक्शन आप करोगे, अपने आप रिएक्शन बन ही जाएगा. मतलब फोर्स ऑलवेज एक्सिस्ट इन अ पेयर. कभी भी इंडिविजुअल फोर्स नहीं होता है. राइट, एक्शन के साथ रिएक्शन जो है वो फ्री में मिल ही जाता है. ठीक है, दैट मीन्स दे ऑलवेज अकर इन अ पेयर. दूसरी बात बच्चों, देयर इज नो टाइम डिले बिटवीन द रिएक्शन एंड एक्शन. ऐसा नहीं है कि एक्शन अभी किया 2 सेकंड के बाद रिएक्शन होगा. इट्स नॉट लाइक दैट. एक्शन रिएक्शन बोथ आर वेरी इंस्टेंट. एक्शन एंड रिएक्शन आर इंस्टेंट. एक्शन एंड रिएक्शन आर इंस्टेंट. मतलब जैसे ही आपने एक्शन दिया ना, एट दैट मोमेंट ओनली द रिएक्शन विल ऑल्सो टेक प्लेस. राइट, मतलब कोई इन दोनों के बीच में डिले होता नहीं है. ठीक है, चलिए बच्चों तीसरी बात करते हैं. इफ यू राइट दिस इन, अगर ये दो ऑब्जेक्ट है, लेट्स से इट इज ए एंड इट इज बी. राइट, ए बी के ऊपर जो फोर्स लगा रहा है दैट इज एफ ए बी. एफ ए बी का मतलब क्या है बच्चों? एफ ए बी का मतलब है फोर्स ऑन ए बाई बी. एंड इफ यू राइट एफ बी ए, इसका मतलब है फोर्स ऑन बी बाई ए. अब न्यूटन सिंपल सी बात कहता है एक्शन रिएक्शन इक्वल होगा, तो एफ ए बी जितना होगा उतना ही क्या होगा? एफ बी ए होगा. ये तो इक्वल हो गया. व्हाट अबाउट अपोजिट? अपोजिट मतलब देयर इज माइनस साइन. Opposite means what? Opposite means there is a minus sign. So force of action and force of reaction both are same in magnitude but opposite in direction. So when you write in form of vector, you have to put a negative sign. Okay, चलो कॉपी कर लो फटाफट. Okay, let's talk about the next topic, that is law of conservation of momentum. Okay, so I will explain you this in a very simple way. So we have seen in the Newton's second law, F is equal to rate of change of momentum. F is equal to what? Rate of change of momentum. This is what we have seen in the second law. Now if there is no external force, if no external force act on object, that means force F is equal to 0. That means dP by dt is equal to 0. That means dP equal to 0. Right, dP is what? Change of momentum is 0. If the change of momentum is 0, that means momentum is constant. Right, so when no external force act on an object, the momentum of the system remain constant or momentum of the object remain constant. Right, okay. चलिए आप इसको बहुत सारे अलग अलग एग्जाम्पल से समझ सकते हो बच्चों के. जैसे कि मान लेते हैं कि जब गन में से बुलेट फायर किया गया, राइट, तो जितना मोमेंटम बुलेट को आगे की तरफ मिलता है ना, उतना ही मोमेंटम गन को पीछे की तरफ मिलता है. एंड दैट इज़ वाई जो शूट कर रहा होगा ना, उसको बेसिकली पीछे की तरफ जर्क लगता है. राइट, बिकॉज जितना मोमेंटम बुलेट को आगे की तरफ मिलना है, उतना ही मोमेंटम गन को कहाँ मिलना है? पीछे की तरफ मिलने वाला है. ठीक है, चलिए आई विल राइट दिस स्टेटमेंट इन वन मोर फॉर्म, दैट इज द टोटल मोमेंटम. The total momentum of an isolated system of interacting particles is conserved. Total momentum of interactive particles is conserved. Okay, so we will prove this statement. Okay, now let's understand what is this isolated system. Isolated मतलब ऐसा सिस्टम जिसमें बाहर से कोई फोर्स नहीं लग रहा है. राइट, तो पहले मैं आपको ये बता देता हूँ आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब क्या होता है. आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब होता है देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ऑन सिस्टम. राइट, ओके,
एंड दैट इज कॉल्ड एज आइसोलेटेड सिस्टम। अब मान लेते हैं आइसोलेटेड सिस्टम के अंदर दो पार्टिकल्स हैं, ओके, एंड कंसीडर दे बोथ हैव इनिशियल मोमेंटम। एक्चुअली काम करते हैं बच्चों, these are the two particles, right? Let's say this particle has an initial momentum Pa and this has initial momentum Pb, okay, and this is something before collision, and this entire is making a system, कि दोनों जो है वो एक आइसोलेटेड सिस्टम का पार्ट है, मतलब इन दोनों के ऊपर बाहर से कोई फोर्स नहीं लग रहा है। जो फोर्स है वो दोनों एक दूसरे के ऊपर अंदर अंदर लगा सकते हैं, बट बाहर से कोई फोर्स आने वाला नहीं है, ओके। नाउ दे आर कोलाइडिंग, okay, they are colliding, consider, fine, and when they will collide they will definitely apply force on each other, right? This is ball A, this is ball B. When they will collide they will definitely apply force on each other, right? And after collision they are again separating, okay, and let's say the momentum is changed now. This A has the momentum PA dash and the B has the momentum PB dash. After collision the momentum has changed. ए का मोमेंटम पी ए से बदल के पी ए डैश हो चुका है और बी का मोमेंटम जब पी बी से बदल से पी बी डैश हो चुका है, राइट? एंड दिस इज आफ्टर कोलिजन एंड दिस इज द केस फॉर द कोलिजन, ओके। लेट्स सी व्हाट इज गोइंग टू हैपन। सो आई विल राइट हियर ड्यूरिंग कोलिजन, जब टक्कर होगी तब दोनों बॉल जो है वो एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाने वाले हैं, ठीक है। अब न्यूटन ने अपने लॉ में ऐसा कहा है कि फोर्स एक्टिंग ऑन बॉल ए बाय बॉल बी, ये ए के ऊपर लग रहा है फोर्स, और फोर्स कौन लगा रहा है? बी लगा रहा है। तो फोर्स एक्टिंग ऑन ए बाय बी मस्ट बी इक्वल टू फोर्स एक्टिंग ऑन बी बाय ए, एंड दैट इज इन अपोजिट डायरेक्शन। कौन सा लॉ है बच्चों ये? दिस इज द न्यूटन्स थर्ड लॉ, NLM, न्यूटन लॉ ऑफ मोशन तीसरे नंबर का। NLM का मतलब है न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन थर्ड नंबर का, राइट? चलिए ये फोर्स ए के ऊपर लग रहा है, दिस इज फोर्स ऑन ए एंड दिस इज बेसिकली फोर्स ऑन बी। चलिए सेकेंड लॉ कहता है फोर्स इक्वल टू चेंज ऑफ मोमेंटम बाय चेंज ऑफ टाइम। सो आई कैन राइट दिस फोर्स इज इक्वल टू चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ ए के ऊपर फोर्स लग रहा है ना, मतलब चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ ए बाय चेंज ऑफ टाइम, दैट इज इक्वल टू माइनस ये बी के मोमेंटम है, दैट इज फोर्स चेंज ऑफ टाइम, राइट? सो व्हाट आई डिड, आई जस्ट रॉट फोर्स ऑन ए इज इक्वल टू चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ ए बाय टाइम, फोर्स ऑन बी इज इक्वल टू चेंज ऑफ मोमेंटम बाय टाइम, ठीक है। चलिए चेंज ऑफ मोमेंटम का मतलब क्या होता है बच्चों? चेंज का मतलब होता है फाइनल माइनस इनिशियल। तो ए का मोमेंटम फाइनल कितना हुआ है? पी ए डैश, ओके, और इनिशियल ये कितना था? ए का मोमेंटम पी ए था, डिवाइड बाई टाइम इंटरवल, दैट इज इक्वल टू माइनस साइन। चलो बी का फाइनल मोमेंटम कितना था बच्चों? बी का फाइनल मोमेंटम हो चुका है पी बी डैश, माइनस बी का इनिशियल मोमेंटम कितना था? पी बी बाई टाइम, ओके। तो टाइम इंटरवल इज सेम, क्योंकि दोनों जो है वो ए के पास जितना टाइम है फोर्स लगाने के लिए उतना ही टाइम बी के पास है, बिकॉज टक्कर तो एक ही टाइम पे हुआ है ना दोनों का, ठीक है। चलिए अब ब्रैकेट ओपन करेंगे बच्चों, ये आपका माइनस पी बी डैश सामने लाओ, क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। यू विल गेट पी ए डैश प्लस पी बी डैश इज इक्वल टू, ये हो गया माइनस माइनस प्लस पी बी, और ये पी ए को सामने ले लो, ये हो जाएगा पी ए प्लस पी बी। नाउ व्हाट डज दिस मीन? व्हाट इज पी ए प्लस बी बी? पी ए प्लस पी बी का मतलब है टोटल इनिशियल मोमेंटम। इनिशियली दोनों को मिला के मोमेंटम कितना है? पी ए प्लस पी बी, दैट इज टोटल इनिशियल मोमेंटम। और दोनों को मिला के फाइनल मोमेंटम कितना है? पी ए डैश प्लस पी बी डैश। सो ये आपका अल्टीमेटली हो गया बच्चों के टोटल इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू टोटल फाइनल मोमेंटम। लेट मी राइट इट हियर, टोटल इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू टोटल फाइनल मोमेंटम। किस सिस्टम के अंदर की बात है बच्चों? ये इन आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम मतलब देयर इज नो फोर्स एक्टिंग फ्रॉम आउटसाइड। यहाँ पे जो भी फोर्स लग रहा है वो दोनों बॉल एक दूसरे पे लगा रहे हैं, वही फोर्स है, बाहर से कोई फोर्स लगा नहीं है। तो जब भी ऐसे कोई आइसोलेटेड सिस्टम होंगे तो उन आइसोलेटेड सिस्टम के अंदर टोटल मोमेंटम ऑलवेज कंजर्व्ड होता है। इसका मतलब जो इनिशियली टोटल मोमेंटम होगा
उतना ही मोमेंटम फाइनल भी रहने वाला है। और ये कोलिजन वाला टॉपिक आपको वापस आएगा बच्चों नेक्स्ट चैप्टर में, जहाँ पे हमें बहुत सारे अलग अलग टाइप के कोलिजन की बात करनी है। इलास्टिक कोलिजन, नॉन इलास्टिक कोलिजन, बहुत सारे केसेस सब करेंगे। बट अभी ये आपका बेसिकली है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। वापस एक बार आपकी नज़र जाएगी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के ऊपर। ओके, सो यू कैन सी हियर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो सेकेंड लॉ कहता है कि फोर्स इक्वल टू चेंज ऑफ मोमेंटम बाई टाइम। सपोज फोर्स ही नहीं लग रहा बाहर से, तो फोर्स जीरो है, तो डी पी बाई डी टी जीरो होगा, मतलब डी पी इज जीरो, दैट मीन्स मोमेंटम इज कॉन्स्टेंट। मोमेंटम इज कॉन्स्टेंट, राइट। अभी टेक्स्ट बुक में आपको स्टेटमेंट क्या दिया, यहाँ पे आपका स्टेटमेंट हो जाएगा बच्चों के, इफ नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ऑन ऑब्जेक्ट, नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ऑन ऑब्जेक्ट, its momentum remain constant, right? In other words you can say if there is some isolated system जहाँ पे बाहर से कोई फोर्स नहीं लग रहा है, तो ऐसे आइसोलेट सिस्टम का जो टोटल मोमेंटम है वो कभी चेंज होने वाला नहीं है, जैसे कि आपको एक एग्जांपल यहाँ पे बताया गया है। ओके, चलिए इसको कॉपी करेंगे फटाफट। ओके, सो तीनों लॉज सीखने के बाद अब थोड़े बहुत न्यूमेरिकल किए जाए। तो सबसे पहला न्यूमेरिकल आपको ऐसा कुछ दिया हुआ है, थियोरेटिकल क्वेश्चन है। एन एस्ट्रोनॉट एक्सीडेंटली गेट्स सेपरेटेड आउट ऑफ ए स्मॉल स्पेसशिप एक्सेलरेटिंग इन इंटरस्टेलर स्पेस एट अ कांस्टेंट रेट ऑफ 100 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ऑफ। बाप रे, एक स्पेसशिप है जो इंटरस्टेलर स्पेस में है, मतलब अर्थ के एटमॉस्फेयर से बहुत ही दूर है, एंड इट हैज़ एन एक्सेलरेशन ऑफ 100 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके, what is the acceleration of the astronaut the instant after he is outside the spaceship? तो ऐसा हुआ कि एक स्पेसशिप है, say this is a spaceship, right? Okay, and this spaceship has an acceleration of 100 meter per second square, and there is an astronaut inside it. There is an astronaut inside it, right? Now if the astronaut come out the spaceship, if the astronaut come out of the spaceship, what will be the acceleration of the astronaut just at the instant when it comes out of a spaceship? तो सिंपल सी बात है बच्चों, मोशन को हिस्ट्री से कोई लेना देना नहीं होता है, राइट? ओके, सो हियर द एक्सेलरेशन ऑफ द एस्ट्रोनॉट, acceleration of astronaut just on coming out of spaceship is 0. तो आप पूछोगे कि सर ग्रेविटी भी नहीं लगना है, बिकॉज इज इन इंटरस्टेलर स्पेस। इंटरस्टेलर स्पेस में मतलब वहाँ पे ग्रेविटी होता नहीं है, देयर इज अ वैक्यूम एवरीवेयर। ओके, देन यू मस्ट आस्क सर आजू बाजू के तारे वारे हैं उनका ग्रेविटी लगेगा? नहीं लगेगा, क्योंकि आजू बाजू कोई तारा यहाँ पे दिया नहीं है। एक और क्वेश्चन आना चाहिए, सर ये जो स्पेसशिप है उसका खुद का भी तो ग्रेविटी लगना चाहिए, वो भी नहीं लगेगा, बिकॉज ऐसा दिया है स्पेसशिप इज़ वेरी स्मॉल, राइट? तो यहाँ पे एस्ट्रोनॉट जैसे ही बाहर आएगा उसका कोई एक्सेलरेशन रहने वाला नहीं है, वो बिछड़ जाएगा हमेशा के लिए। हिज एक्सेलरेशन इज 0 एंड ही विल कीप ऑन मूविंग विद द सेम वेलोसिटी। जब ये स्पेसशिप से बाहर आया होगा तब जितना वेलोसिटी था ना, उतने वेलोसिटी से ये भाई हवा में घूमता रहेगा, ओके, विदाउट एनी एक्सेलरेशन। आई एम नॉट टेलिंग कि वो स्टेशनरी हो जाएगा, स्टेशनरी नहीं होने वाला है। हिज एक्सेलरेशन विल बिकम 0। एक्सेलरेशन 0 मीन्स इट विल कीप ऑन मूविंग विद द सेम वेलोसिटी। ओके, चलो सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। ओके, अब थोड़ा सा कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन आया है, देखते हैं क्या दिया हुआ है वो। Now this kind of the question should be a cup of tea for you people. Question is, a bullet of mass 0.04 kg moving with a speed of 90 meter per second. कोई बात नहीं, एक बुलेट दिया है, it has a mass of 0.04 kg and moving with the speed of 90 meter per second. चलिए, ठीक है। It enters a heavy wooden block. It enters a heavy wooden block and it stops after a distance of 60 centimeter. तो एक वुडन ब्लॉक है जिसके अंदर ये बुलेट एंटर हुआ, ओके, एंड इट ट्रैवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 60 सेंटीमीटर और फिर यहाँ पे वो रुक गया। ओके, व्हाट यू वांट टू फाइंड इज व्हाट इज द एवरेज रेजिस्टिव फोर्स एक्सर्टेड बाय द ब्लॉक ऑन द बुलेट। तो ये जो ब्लॉक है ना, उसने बुलेट के ऊपर कितना रेसिस्टिव फोर्स लगाया होगा। हाँ, तो आप ये फाइंड करो ना कि बुलेट का एक्सेलरेशन कितना रहा होगा, राइट? तो बुलेट जब एंट्री किया तब उसका स्पीड दिया था
और यहाँ पे वो रुक गया, मतलब उसका स्पीड कितना हो गया, 0 हो गया। तो मैं तो सिंपली फाइंड कर लूँगा बुलेट का एक्सेलरेशन कितना है वो। सो आई विल फाइंड एक्सेलरेशन प्रोवाइडेड बाय ब्लॉक टू बुलेट। Okay, so I will write the formula. कौन सा formula use कर? Here the block, we'll consider the block is providing the constant resistive force. That means there is a constant accelerated motion. So I will write here as block provide constant resistive force. अगर force constant है तो we can write this acceleration is also constant. Okay, and what things are given to me? I am given initial velocity जो 90 था, final velocity जो 0 हो चुका है, distance काटा गया है 60 सेंटीमीटर, that is 0.6 मीटर, and I need to find the acceleration. जैसे ही मुझे इतना डेटा दिखा और मुझे पता है कि acceleration constant, I will use the formula v square minus u square is equal to 2ad. Final is 0, u is 90, 2 into acceleration फाइंड करेंगे, दिस इज 0.6, so this is going to be minus 90 into 90 डिवाइड by 2 into 0.6, तो कितना आएगा ये, दिस इज गोइंग टू बिकम minus 6750. दिस इज द एक्सेलरेशन जो ब्लॉक प्रोवाइड कर रहा है बुलेट को। आपको फाइंड करना है रेसिस्टिव फोर्स। तो फोर्स क्या होता है बच्चों, F इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। मास कितना है बुलेट का, 0.04, एक्सेलरेशन है -6750, राइट। चलिए जैसे इसको आप सॉल्व करोगे ना, तो आपका आंसर आ जाएगा कुछ 270 न्यूटन, माइनस साइन के साथ। माइनस साइन इसलिए आया बच्चों बिकॉज ये फोर्स जो है ना वो रेजिस्टिव फोर्स है, मतलब ये मोशन को रोकने का काम कर रहा है ना, दैट इज वाई इट इज नेगेटिव। सो कितना फोर्स लग रहा होगा बच्चों बुलेट के ऊपर, फोर्स लग रहा होगा -270 न्यूटन। वेरी सिंपल क्वेश्चन, राइट। चलिए कॉपी करेंगे। Okay, so your next question is, the motion of a particle of the mass m is described by the formula. तो आपको एक दिया हुआ है, मोशन किस तरह डिस्क्राइब होगा वो, मोशन is described by y is equal to ut plus half gt square. You want to find what is the force acting on the particle, find the force. Okay, so I know if I want to find the force, I need the acceleration, and for the acceleration first I want the velocity. So if I am given with the formula of the displacement y, so I will write velocity first. तो velocity क्या होता है भाई, dy by dt है ना, जो भी आपको पोजीशन का फॉर्मूला दिया है या डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला दिया है उसको आप डिफरेंशिएट करोगे तो वेलोसिटी मिलेगा। आपने थर्ड चैप्टर में सीखा है, राइट। चलो दैट इज डी बाई डी टी ऑफ व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ वाई, वाई इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। चलिए इसको डिफरेंशिएट करेंगे, यू एज इट इज, टी का डिफरेंशिएशन 1, हाफ जी एज इट इज, टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन आता है 2t, ठीक है ना। चलिए इसको कट करेंगे तो ये हो गया बच्चों आपका, सॉरी टी का डेरिवेशन कितना, यू एज इट इज, टी का डेरिवेशन 1 हो जाएगा, तो ये हो गया आपका u प्लस जी टी, दैट इज वेलोसिटी। ओके, नाउ लेट्स फाइंड द एक्सेलरेशन। ओके, सो एक्सेलरेशन a इक्वल टू क्या होता है, डी वी बाई डी टी। चलिए दैट इज डी बाई डी टी ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी ये रहा u प्लस जी टी, वेलोसिटी इज u प्लस जी टी। चलिए डिफरेंशिएट करेंगे, यहाँ पे u अकेला है, टाइम वाला कोई टर्म नहीं है, तो कांस्टेंट टर्म का डेरिवेशन 0, g एज इट इज, टाइम का डेरिवेशन 1, तो एक्सेलरेशन कितना आ गया, ग्रेविटी जितना आ गया। ओके, आपको पूछा है फोर्स कितना लगेगा, तो एक्सेलरेशन मिल चुका है, एक्सेलरेशन मिल जाएगा। उसके बाद फोर्स क्या होता है भाई, फोर्स और कुछ नहीं होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन होता है ना, राइट। तो वही हम करेंगे कि फोर्स F इज इक्वल टू व्हाट, मास इनटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू ग्रेविटी, मतलब दिस इज नथिंग बट दिस इज द केस ऑफ मोशन अंडर द ग्रेविटी। ये क्या है बच्चों, दिस इज द केस ऑफ मोशन अंडर द ग्रेविटी। ये ग्रेविटी वाले मोशन का ही फॉर्मूला है डिस्प्लेसमेंट का। दो बार डिफरेंशिएट किया ना y को, तो एक्सेलरेशन मिल गया, एक्सेलरेशन मिला, फिर F इक्वल टू ma। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 5.4 मैंने डेटा को ग्राफिकल फॉर्म में लिख दिया है बच्चों। देयर इज अ बॉल ऑफ 0.15 kg एंड इट इज मूविंग एट अ स्पीड ऑफ 12 मीटर पर सेकंड। 0.15 kg का बॉल है, मूविंग एट अ स्पीड ऑफ 12 मीटर पर सेकंड। ओके, बैट्समैन ने उसको फटकार दिया, मारा बैट्समैन ने, तो बॉल जो है वो एग्जैक्टली ऑपोजिट डायरेक्शन में उतने ही स्पीड से वापस चला गया।
जितने स्पीड से बॉल आया था 12 मीटर पर सेकंड, उतने ही स्पीड से बॉल जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में वापस जा रहा है। आपको फाइंड करना है इम्पल्स कितना होगा। क्या फाइंड करना है आपको बच्चों? इम्पल्स कितना होगा। चलो जैसे ही मुझे दिखा बच्चों इम्पल्स, तो मेरे दिमाग में सीधा फॉर्मूला आ गया कि इम्पल्स इज इक्वल टू चेंज ऑफ मोमेंटम। अभी हमने देखा ना आगे इम्पल्स क्या होता है। इम्पल्स होता है आपका चेंज इन मोमेंटम। वेरी गुड, ओके चलिए। और इस चेंज इन मोमेंटम दैट इज फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। मोमेंटम होता है मास इंटू वेलोसिटी। मोमेंटम इज मास इंटू वेलोसिटी, दिस इज फाइनल वेलोसिटी, दिस इज इनिशियल वेलोसिटी। चलिए ओके, मास कॉमन निकाल लो, ये हो जाएगा Vf माइनस Vi। नाउ लेट्स पुट द वैल्यू। मास इज 0.15। ओके, व्हाट इज फाइनल वेलोसिटी? फाइनल वेलोसिटी इज 12 मीटर पर सेकंड minus what is initial velocity? Initial velocity is minus 12 meter per second. How? So you should know that velocity is a vector quantity, right? So if I consider this direction as a positive direction, then obviously this is going to be the negative direction. ओके, तो इनिशियल वेलोसिटी आप उल्टा भी ले सकते हो, दैट इज अप टू यू, नो इशू, राइट। बट एक डायरेक्शन पॉजिटिव है तो दूसरा कंपलसरी नेगेटिव लेना है। चलिए इसको जैसे ही सॉल्व करोगे ना आपको 0.36 कितना आएगा? 3.6 न्यूटन इंटू सेकंड। दिस इज द इम्पल्स, दिस इज द इम्पल्स। सो द इम्पल्स एक्टिंग ऑन अ बॉल इज 3.6 न्यूटन इंटू सेकंड। कितना इम्पल्स होगा भाई? 3.6 न्यूटन इंटू सेकंड जितना इम्पल्स होगा, राइट। चलो तो यहाँ पे आपका फिजिक्स का जंबो क्लास खत्म होता है, जहाँ पे हमने सीखा फोर्स क्या होता है, एरिस्टोटल का फेलेसी क्या था, गैलीलियो ने क्या एक्सपेरिमेंट किया था। वी हैव सीन न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, न्यूटन्स सेकंड लॉ, न्यूटन्स थर्ड लॉ। वी हैव सीन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोशन, ओके, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ओके, एंड फाइनली वी हैव सीन दिस 4 एग्जाम्पल्स। ठीक है, चलिए अब अगले क्लास में जब मिलेंगे वी विल टॉक अबाउट सम अदर काइंड ऑफ द फोर्सेस एज वेल एज द फ्रिक्शन फोर्स। ओके, चलिए बाय।